तो फ्रेंड्स, एमएस कोडर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूनियन क्या होता है और इसका एग्जाम्पल भी बनाकर देखेंगे। तो यहाँ पर हमने इसके कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। चलिए पहले हम इसको कवर करेंगे और फिर इसका हम एक एग्जाम्पल बनाकर भी इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिएगा इस वीडियो में लास्ट तक। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहला पॉइंट है यहाँ पर, यूनियन इज अ स्पेशल डेटा टाइप दैट अलाउज टू स्टोर डिफरेंट डेटा टाइप्स इन द सेम मेमोरी लोकेशन। जो यूनियन होता है ये एक डेटा टाइप ही होता है। मतलब जब हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूनियन को डिक्लेयर करते हैं तो एक तरीके से हम वहाँ पर एक नया डेटा टाइप बनाते हैं जिसको यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप भी बोलते हैं। दैट अलाउज टू स्टोर डिफरेंट डेटा टाइप्स इन द सेम मेमोरी लोकेशन। इसका मतलब क्या है, इसको देखिए हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि जब भी हम अपने मेमोरी प्रोग्राम के अंदर कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, जैसे हम यहाँ पर अगर इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लेते हैं तो हमें पता है कि मेमोरी के अंदर इस तरह का एक ब्लॉक बनता है जिसका अपना कुछ एड्रेस होता है और ये इस ब्लॉक का नाम होगा ए। और इस ब्लॉक के अंदर केवल इंटीजर टाइप की वैल्यू को हम यहाँ पर स्टोर करके रख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर फ्लोट टाइप का कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो इसी तरह से यहाँ पर ब्लॉक के अंदर मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक बनेगा जिसका नाम होगा बी और इसके अंदर हम फ्लोट टाइप की ही वैल्यू को स्टोर करके रखेंगे। अगर हम इस ब्लॉक के अंदर फ्लोट टाइप की वैल्यू को स्टोर करेंगे तो यहाँ पर एरर आएगा। इसी तरह से जब हम यूनियन टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो मेमोरी के अंदर उसके लिए भी यहाँ पर एक ब्लॉक बनता है और इस ब्लॉक के अंदर हम अलग अलग टाइप के डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। अगर हम इसके अंदर इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करके रखना चाहें तब भी हम इसको रख सकते हैं। अगर फ्लोट टाइप की वैल्यू को यहाँ पर हम स्टोर करके रखना चाहें तब भी हम यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं। तो ये है इस लाइन का मतलब कि दैट अलाउज टू स्टोर डिफरेंट डेटा टाइप्स इन द सेम मेमोरी लोकेशन, यानी कि एक ही सिंगल ब्लॉक के अंदर हम अलग अलग टाइप के वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, यूनियन कैन बी डिफाइंड विद मैनी मेंबर्स बट ओनली वन मेंबर कैन कंटेन अ वैल्यू एट एनी गिवन टाइम। मतलब क्या होता है इस लाइन का कि जब हम यूनियन को डिक्लेयर करते हैं तो उसके बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। मतलब यूनियन के अंदर हम कई सारे मेंबर्स को डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन उन मेंबर्स में से जो मेंबर होते हैं केवल एक टाइम पर हम एक ही मेंबर को यूज़ कर सकते हैं, यानी एक ही मेंबर के अंदर हम वैल्यू को स्टोर करके रख सकते हैं। इस पॉइंट को हम अच्छी तरह से जब समझेंगे जब हम प्रोग्राम बनाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, साइज ऑफ यूनियन इज इक्वल टू द साइज ऑफ लार्जेस्ट मेंबर। अब देखिए हम इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। जब हम इंटीजर टाइप का कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, यहाँ पर हमने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, एक यहाँ पर हमने फ्लोट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया और एक यहाँ पर हमने क्या किया, कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया। तो जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, यानी कि जिसमें इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है, तो मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक बनेगा ए नाम का और इस ब्लॉक का साइज क्या होगा, यहाँ पर देखिए डेटा टाइप है इंटीजर, तो इस ब्लॉक का जो साइज होगा वो होगा 2 बाइट अगर आपका कंपाइलर 16 बाइट का है। जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी फ्लोट वाली तो यहाँ पर एक ब्लॉक और बनेगा जिसका नाम होगा बी और इस ब्लॉक का साइज होगा 4 बाइट। इसी तरह से जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगा जिसके अंदर कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है तो मेमोरी के अंदर इस तरह की एक ब्लॉक बन जाएगी जिसका नाम होगा सी और यहाँ पर इसका जो साइज होगा वो होगा 1 बाइट। ठीक उसी तरह से जब हम मेमोरी के अंदर यूनियन टाइप का वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तब वहाँ पर एक ब्लॉक बनेगा और इस ब्लॉक का साइज क्या होगा वो डिपेंड करेगा यूनियन के लार्जेस्ट मेंबर पर। मतलब यूनियन के जो मेंबर है उनमें जिस मेंबर की साइज सबसे ज़्यादा होगी वही साइज होगा हमारे इस यूनियन टाइप के ब्लॉक का, यानी कि वेरिएबल का। तो इसको हम अच्छी तरह से समझेंगे जब हम प्रोग्राम बनाएंगे। तो साइज ऑफ यूनियन इज इक्वल टू द साइज ऑफ लार्जेस्ट मेंबर, यानी कि जो यूनियन की साइज होती है वो डिपेंड करती है उसके मेंबर पर। जिस मेंबर की साइज सबसे ज़्यादा होगी उतनी ही साइज होगी यूनियन की। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, यूनियन कीवर्ड इज यूज टू डिक्लेयर यूनियन डेटा टाइप। देखिए हमको पता है कि जब भी हम कोई भी डेटा टाइप को डिक्लेयर करते हैं, कोई भी वेरिएबल बनाते हैं, तो वहाँ पर हम कीवर्ड यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हमें इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाना हो तब हम यहाँ पर इंट टाइप का कीवर्ड यूज़ करेंगे। अगर फ्लोट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना हो तो हमें फ्लोट टाइप का कीवर्ड यूज़ करना होगा। इसी तरह से अगर हम कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल बनाना चाहते हैं तो हमें कैर टाइप का कीवर्ड की ज़रूरत होगी। इसी तरह से अगर हम यूनियन टाइप की वेरिएबल को डिक्लेयर करना चाहते हैं तो वहाँ पर हमें ज़रूरत होगी यूनियन कीवर्ड की। तो यही बात इस पॉइंट में लिखी गई है, यूनियन कीवर्ड इज़ यूज टू डिक्लेयर यूनियन डेटा टाइप।
तो आई होप कि ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। और अगर एग्ज़ाम के अंदर केवल इतना आता है कि एक्सप्लेन यूनियन, तब आप इन पॉइंट को वहाँ पर लिख सकते हो। चलिए अब हम इसका सिंटैक्स देखते हैं कि यूनियन का सिंटैक्स कैसा लगता है देखने में। सबसे पहले हमें यूज करना होगा यहाँ पर एक कीवर्ड यूनियन, और फिर यहाँ पर स्पेस देना होगा, और यहाँ पर हम कोई भी एक नाम अपनी तरफ से लिख लेंगे। फिर यहाँ पर इसका ओपनिंग ब्रैकेट होगा और इसका एक क्लोजिंग ब्रैकेट होगा, और इसके अंदर हम सभी वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, और इसके अंदर जितने भी वेरिएबल होंगे वो होंगे यूनियन के मेंबर। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। ये जो सेकंड पॉइंट था, यूनियन कैन बी डिफाइंड विद मैनी मेंबर्स, यानी कि जब हम यूनियन को डिफाइन करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, तो इसकी ब्रैकेट के अंदर हमें वेरिएबल को यूज़ करना होगा, उनको हम बोलेंगे इसके मेंबर, और फिर लास्ट में हम यहाँ पर सेमीकोलन को यूज़ कर देंगे। तो आई होप कि अब तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इसका एक एग्जाम्पल भी बनाकर देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड कि हमने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है। इसके पहले फ्लो को समझेंगे और इसी प्रोग्राम को हम सिस्टम पर भी रन करके देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पर क्या किया है कि यूनियन कीवर्ड लिया है, फिर यहाँ पर हमने स्पेस लिया है और एक नाम ले दिया है बुक, और यहाँ पर इसका ओपनिंग ब्रैकेट है और यहाँ पर इसका क्लोजिंग ब्रैकेट है, और लास्ट में यहाँ पर लगाना होता है हमें सेमीकोलन। और यहाँ पर देखिए हमने तीन वेरिएबल लिए हैं यहाँ पर, इंटीजर टाइप का, फ्लोट टाइप का और कैरेक्टर टाइप का। यहाँ पर जितने भी ये आपको वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं वो सब क्या है, इस यूनियन के मेंबर हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पर जो इंटीजर है इसकी साइज क्या होगी 2 बाइट, यानी कि ये 2 बाइट लेगा मेमोरी के अंदर। फ्लोट जो है ये 4 बाइट लेगा मेमोरी के अंदर, और जो कैरेक्टर है ये लेगा 1 बाइट मेमोरी के अंदर। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम मेन बॉडी के अंदर। तो यहाँ से मेन बॉडी का देखिए, मेन फंक्शन की बॉडी स्टार्ट हुई है, और यहाँ पर हमने यूनियन बुक लिखा है। ये जो यहाँ पर आपको यूनियन बुक दिखाई दे रहा है ये एक डेटा टाइप है। जैसे यहाँ पर एक इंटीजर के लिए हमने इंट डेटा टाइप यूज किया है, ऐसे ही ये क्या है, यूनियन बुक एक डेटा टाइप है। और यहाँ पर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है बी। ये बी कैसा है, यूनियन बुक टाइप का एक वेरिएबल है। जैसे यहाँ पर एक्स एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। तो जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक बनेगा। तो देखिए यहाँ पर इस तरह का एक ब्लॉक बनेगा। तो यहाँ पर मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक बनेगा जिसका नाम क्या होगा बी। अब आप मुझे बताइए कि इस ब्लॉक की साइज कितनी होगी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब भी इंटीजर टाइप का हम वेरिएबल बनाएंगे तो मेमोरी के अंदर 2 बाइट का ब्लॉक बनेगा। फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाएंगे तो मेमोरी में 4 बाइट का एक ब्लॉक बनेगा, और कैरेक्टर टाइप का अगर हम वेरिएबल बनाएंगे तो 1 बाइट का यहाँ पर ब्लॉक बनेगा। तो जब हम यूनियन टाइप का कोई भी वेरिएबल बनाएंगे तो मेमोरी के अंदर ब्लॉक तो बनेगा, लेकिन कितने बाइट का बनेगा। यहाँ पर ये देखिए हमने अभी अभी पॉइंट पढ़ा था, साइज ऑफ यूनियन इज इक्वल टू द साइज ऑफ लार्जेस्ट मेंबर, यानी कि यूनियन के जो मेंबर हैं उनमें सबसे ज़्यादा बड़ा मेंबर, यानी कि जिस मेंबर की साइज सबसे ज़्यादा होगी वही साइज होगा यूनियन का। अब यहाँ पर देखें यूनियन के मेंबर कौन कौन है, इंटीजर टाइप का है, फ्लोट टाइप का और कैरेक्टर टाइप का। इसकी साइज कितनी है 2 बाइट इंटीजर टाइप के वेरिएबल की। फ्लोट टाइप के वेरिएबल की साइज कितनी है 4 बाइट, और कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल की साइज कितनी है 1 बाइट। तो इस ब्लॉक की साइज क्या होगी 4 बाइट, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बड़ा यहाँ पर साइज है फ्लोट टाइप के वेरिएबल की है, तो इसकी जो साइज होगी वो होगी 4 बाइट। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये था यूनियन के मतलब मेमोरी एलोकेशन किस तरह से कैसे एलोकेट किया जाता है। अब हम समझेंगे इसके एक्सिस के बारे में कि इसके मेंबर को हम कैसे एक्सिस करेंगे। यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है कि बी की हेल्प से, यानी कि इस बी की हेल्प से हमने इस एक्स के अंदर वैल्यू का साइन किया है 2। तो जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो कंपाइलर क्या करेगा, इस ब्लॉक के अंदर यहाँ पर स्टोर कर देगा 2, और जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो आउटपुट स्क्रीन पर यहाँ से क्या प्रिंट हो जाएगा, यहाँ से प्रिंट हो जाएगा 2। अब यहाँ पर इस लाइन पर ध्यान दीजिए, तो इसमें हमने क्या किया है, बी की हेल्प से इस वाई में हमने असाइन कर दिया यहाँ से 5.3। तो अब देखिए होगा क्या, जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो कंपाइलर यहाँ पर आएगा, इस ब्लॉक के अंदर आएगा, और यहाँ पर देखेगा कि यहाँ पर पहले से x की वैल्यू रखी हुई है, तो इस वैल्यू को क्या कर देगा, वो यहाँ से रिमूव कर देगा, इस वैल्यू को यहाँ से रिलीज कर देगा, और इस वैल्यू की जगह पर यहाँ पर वो स्टोर कर देगा 5.3। तो अब इस पूरे ब्लॉक के अंदर जो वैल्यू होगी वो वैल्यू होगी 5.3। यही पॉइंट हमने यहाँ पर लिखा हुआ था
कि ओनली वन मेंबर कैन कंटेन अ वैल्यू एट एनी गिवन टाइम, यानी कि एक टाइम पर एक ही मेंबर वैल्यू को कंटेन कर सकता है। इस ब्लॉक के अंदर एक टाइम पर एक ही वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर करके रखा जा सकता है। तो अब यहाँ पर किसकी वैल्यू रखी गई है, y की। तो जैसे ही ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी तो यहाँ से क्या वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, 5.3 यहाँ से प्रिंट हो जाएगी। अब जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी यहाँ से नेक्स्ट वाली, तो अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, कंपाइलर यहाँ से इस वैल्यू को लेगा और यहाँ पर इस ब्लॉक के पास आएगा और वो यहाँ पर देखेगा अरे यहाँ तो पहले से ही एक वैल्यू रखी हुई है लेकिन उसको रखना है यहाँ पर a को, तो वो इसको यहाँ से रिलीज कर देगा। मतलब अब इस ब्लॉक के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है तो इस ब्लॉक के अंदर वो स्टोर कर देगा यहाँ पर a। अब इस पूरे ब्लॉक के अंदर जो वैल्यू रखी होगी वो होगी a। अब जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी नेक्स्ट वाली, तो यहाँ से b.z की वैल्यू यहाँ से प्रिंट हो जाएगी a। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे ही ये नेक्स्ट वाली लाइन यहाँ से प्रिंट होगी तब देखिए क्या मैजिक होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है हमने %d कोमा डबल कोमाज के अंदर और यहाँ पर लिखा है हमने b.x। तो यहाँ से कंपाइलर यहाँ पर आएगा और इस ब्लॉक के अंदर देखेगा x की वैल्यू, लेकिन यहाँ पर वैल्यू किसकी रखी हुई है, यहाँ पर वैल्यू रखी हुई है z की। तो इस ब्लॉक के अंदर कंपाइलर को x की कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी। तो इस सिचुएशन में कंपाइलर क्या करेगा, अपनी मर्जी से कोई भी गार्बेज वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो आउटपुट स्क्रीन पर आपको कोई भी एक गार्बेज वैल्यू देखने को मिल सकती है। तो चलिए अब हम इसी प्रोग्राम को सिस्टम पर भी रन करके देख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब हम उसी प्रोग्राम को यहाँ पर सिस्टम पर भी रन करा कर देख लेते हैं। देख सकते हो कि हमने उसी प्रोग्राम को यहाँ पर कोडिंग की हुई है जिस प्रोग्राम की फ्लो को अभी अभी हमने समझा था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट में आगे जब हम प्रेस करेंगे तो इस तरह का हमारे सामने एक इंटरफेस आएगा। तो कंपाइल एंड रन दिखाई दे रहा होगा आपको 3rd नंबर पर, इस पर आप प्रेस कर सकते हो। तो कंपाइल और रन एक साथ हो जाएगा प्रोग्राम। तो देखिए जब हमने इस पर प्रेस किया तो हमारा प्रोग्राम कंपाइल एंड रन भी हो गया है। अब हम जूम करके आपको इसका आउटपुट दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ सबसे पहले यहाँ पर क्या प्रिंट हुआ है, x की वैल्यू यहाँ से 3 प्रिंट हो गई है और यहाँ से y की वैल्यू देखिए यहाँ पर प्रिंट हो गई है 4.6 और यहाँ से प्रिंट हो गई है z की वैल्यू a। और यहाँ पर देखिए जो आपको x की वैल्यू दिखाई दे रही है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या प्रिंट हुई है, तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू प्रिंट हुई है यहाँ से गार्बेज वैल्यू। अब ये गार्बेज वैल्यू क्यों प्रिंट हुई है, जब हमने अभी अभी प्रोग्राम के फ्लो को जाना था तब हमने समझा था कि एक टाइम पर हम जब एक ही जो मेंबर होता है इसका यूनियन का, वो एक टाइम पर एक ही वैल्यू को कंटेन करके रख सकता है। तो जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो उस ब्लॉक के अंदर a वैल्यू स्टोर हो जाएगा और यहाँ पर हमने जब z की वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट कराया तो a प्रिंट हो गया, लेकिन जब हमने x की वैल्यू को प्रिंट कराने की कोशिश की तब यहाँ पर गार्बेज वैल्यू प्रिंट हो गई, क्योंकि वहाँ पर ब्लॉक के अंदर x की कोई भी वैल्यू वहाँ पर नहीं है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से यूनियन वर्क करता है। अगर हम यहाँ से यूनियन की साइज का पता लगाना चाहें तब हम देखें यहाँ पर किस तरह से साइज भी पता कर सकते हैं यूनियन का। तो हमने जाना था कि जो यूनियन होता है उसकी साइज जो होता है वो डिपेंड करता है उसके लार्जेस्ट नंबर पर, यानी कि मेंबर पर। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं एक मैसेज साइज इज़, और यहाँ पर हम यूज करेंगे %d और कोमा से सेपरेट करके हम यहाँ पर साइज ऑफ ऑपरेटर को यूज़ कर लेंगे जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। और इसके ब्रैकेट के अंदर हम क्या करेंगे, b को एंटर कर देंगे। अब जब हम इसको एग्जीक्यूट में जाके कंपाइल एंड रन पर प्रेस करेंगे तब देखिए हमारे प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा। तो आई होप कि आपको दिखाई दे रहा है, एक ही लाइन में प्रिंट हो गया है साइज इज़ 4 बाइट, यानी कि यहाँ से सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर साइज कंज्यूम कर रहा है वो फ्लोट कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर इसकी साइज भी कितनी हो गई है, 4 बाइट हो गई है। तो यहाँ पर देखिए हम इसको सब यहाँ से रिमूव कर देते हैं। इस तरह से हम यहाँ पर इसको डिलीट कर देंगे और इसके अंदर के जितने भी मेंबर हैं उनको भी हमने यहाँ पर डिलीट कर दिया है। अब आप बताइए फ्रेंड कि यूनियन की साइज क्या होगी। तो देखिए हम इसको रन कराते हैं तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर यूनियन की साइज जो है वो 0 बाइट है। 0 बाइट क्यों है, क्योंकि जो यूनियन की साइज डिपेंड करती है वो इसके मेंबर पर डिपेंड करती है कि जिस मेंबर की साइज सबसे ज़्यादा होगी वही यूनियन की साइज होगी। लेकिन यहाँ पर तो यूनियन का कोई भी मेंबर नहीं है, तो इसी की वजह से यहाँ पर यूनियन की साइज भी कितनी है, 0 है। तो आई होप कि यूनियन से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। इन केस अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अगर आप इसी तरह की वीडियोज़ को चाहते हो तो प्लीज़
इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।